ससुराल में नौकरी करना मना है। निधि, हमें किसी भी तरह सब कुछ संभालना होगा। माँ बस कुछ दिन यहाँ पर रहकर चली जाएगी और तब तक तो तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, किसी को क्या ही पता चलेगा। यार पीयूष, तुम तो जानते हो ना मेरे सिद्धांत क्या कहते हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, और तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। निधि, तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए उसे झूठ नहीं कहते हैं, इसीलिए ज्यादा कुछ मत सोचो, जो मैंने बोला वही करो। निधि चुपचाप पीयूष की बात मानने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा था, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पीयूष निधि नाम की लड़की से प्यार करता था और उसके घर वालों ने उसकी शादी निधि के साथ करवा दी थी। लेकिन निधि अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी, इसलिए निधि और पीयूष शहर में आकर अकेले रहने लगे और दोनों ही नौकरी किया करते थे। लेकिन निधि के ससुराल में नौकरी करना मना था। दोनों आराम से रह रहे थे कि एक दिन पीयूष की माँ की चिट्ठी आई कि वो कुछ दिन के लिए रुकने आ रही हैं। ऐसे 2 दिन बाद डोरबेल बजती है और दरवाजे के उस पार खड़ी हुई सुनंदा देवी जोर जोर से आवाजें लगाती हैं। इतनी देर में तो पड़ोसी आकर दरवाजा खोल देते, तुम लोगों से दरवाजा नहीं खोला जा रहा। अंदर हलचल मची हुई थी। निधि जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप बंद कर रही थी और घबराते हुए पीयूष को बोल रही थी, माँ जी इतनी जल्दी आ गई, मैं तो मीटिंग के बीच में थी। कोई बात नहीं, अभी तो बोल दूंगी कि नेटवर्क नहीं थे इसलिए मीटिंग कट हो गई। कल सैटरडे संडे किसी को पता नहीं चलेगा, बस माँ जी मंडे तक चली जाए। तुम जल्दी से सब ठीक करो, मैं तब तक जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अब पीयूष जाकर दरवाजा खोलता है और सुनंदा उसे देखते ही गले लगा लेती है और कहती है, हाय हाय, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है, लगता है निधि बेटी तुझे ढंग से कुछ खाने को नहीं देती। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही डाइटिंग पर हूँ। शहर में तो डाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, यहाँ पर आपके हाथों जैसा हेल्दी खाना थोड़ी मिलता है। अच्छा बैठो, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तू क्यों पानी लेकर आएगा? बहू सारा दिन घर में करती क्या है, बहू पानी लेकर आएगी। तभी निधि टी शर्ट और पजामे के ऊपर चुन्नी डालकर पानी लेकर आती है और अपनी सास को पानी देती है। उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर सुनंदा हैरान हो जाती है। निधि बहू, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने? ऐसी शर्ट तो वही शहरी लड़कियां पहनती हैं जो ऑफिस जाती हैं। कहीं तो कोई नौकरी तो नहीं करती? तू जानती है ना कि तेरे ससुराल में नौकरी करना मना है। निधि का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी सास ने आते ही उसका जैसे झूठ पकड़ लिया हो, लेकिन फिर भी निधि बात को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ नौकरी कर सकती हूँ, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेड तो बस झाड़ू पोछा करके जाती है, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है। क्या तुम लोगों ने नौकरानी लगा रखी है? अकेले मेरे बेटे पर कितना भार दोगी तुम? वो बेचारा अपनी तनख्वाह घर भी भेजता है, होम लोन भी भरता है, और ऊपर से तूने नौकरानी लगा रखी है। सारा दिन खाली ही तो रहती है तू, अपने खुद के घर का काम क्यों नहीं कर सकती? 2 कमरों के घर के लिए भी तुझे नौकरानी चाहिए। लेकिन माँ जी मैं भी तो, निधि इतना बोलती है कि तभी उसे ध्यान आ जाता है और वो बात को पलट देती है। मेरा मतलब है नौकरानी के साथ मैं भी तो काम करवाती हूँ ना, और वैसे भी मेरी तबीयत खराब थी तो मेड रखी थी, अभी हटा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। 3 दिन तक सुनंदा घर पर ही रहती है। निधि की सांस अटकी हुई थी क्योंकि अगले दिन मंडे को उसे वर्क फ्रॉम होम ही सही, लेकिन लैपटॉप से अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। नौकरानी को तो उसने आने के लिए मना कर दिया था। वो सुबह सुबह रसोई में खाना बनाते हुए कहती है, पीयूष हमें किसी भी तरह कुछ करना होगा, तुम माँ जी को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। तुम्हारी शिफ्ट तो दोपहर में शुरू होगी, लेकिन मेरी शिफ्ट सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी और मैनेजर बहुत ज्यादा डांटेगा। फ्राइडे को भी मैंने लैपटॉप जल्दी बंद कर दिया था। अरे यार, मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊंगा? जब तक हम वापस आएंगे तब तक मेरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ कि उनकी बहू जॉब करती है, तब तो ठीक है ना। निधि और पीयूष अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सुनंदा रसोई में आती है और उसने ये बात सुन ली। सुनंदा गुस्से में कहती है, क्या तू जॉब करती है? ये तू किस तरह की बातें कर रही है? पीयूष घबरा जाता है और बात को संभालते हुए जवाब देता है, माँ ये घर के काम की बात कर रही है, वो भी तो जॉब ही होती है ना, क्योंकि उसमें भी तो सारा दिन एक औरत काम करती रहती है, तो फिर उस काम को कम क्यों समझा जाए? हम इसी बारे में बात कर रहे थे। पीयूष इसी तरह बात को संभाल लेता है और उसके बाद सुनंदा को मूवी दिखाने के बहाने से बाहर ले जाता है। तब तक निधि लैपटॉप लेकर अपनी शिफ्ट पूरी कर लेती है। लेकिन जब सुनंदा पीयूष के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि घर फैला हुआ था। निधि को ऑफिस के काम की वजह से घर साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। सुनंदा ने आते ही अपना भाषण शुरू कर दिया, देख रहा है पीयूष, इसीलिए हमारे ससुराल में लड़कियों को काम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आजकल की लड़कियां घर संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है। देख, पूरा घर वैसा ही फैला हुआ है जैसा हम छोड़कर गए थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी सब कुछ साफ कर देती हूँ। दरअसल मेरी आंख लग गई थी।
रात भर क्या मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी जो सुबह सुबह तेरी आंख लग गई थी। सच में मुझे पता होता कि तू इतनी ज्यादा आलसी है तो मैं कभी भी पीयूष को उसकी मर्जी की लड़की से शादी नहीं करने देती। पीयूष को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सुनंदा निधि को सुनाए जा रही थी और निधि भी बस पीयूष के प्यार की वजह से सब सुन रही थी। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मिसेस खन्ना उनके घर आती हैं। आज सुनंदा वापस जा रही थी। सुनंदा के हाथ में बैग था और मिसेस खन्ना के हाथों में मिठाई का डब्बा। जी, आप कौन हैं और क्या काम है आपको? जी, दरअसल बात यह है कि मैं निधि के लिए मिठाई लेकर आई थी। उसने अपने ऑफिस में मेरी बेटी की नौकरी लगवा दी है तो सोचा कि आज उसकी सैलरी आई है तो सबसे पहले निधि बेटी को मिठाई दे दूं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बहू तो कोई नौकरी नहीं करती। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी बहू तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपनी कंपनी की मैनेजर है। आपको ये बात पता नहीं क्या? मिसेस खन्ना ये बोलकर मिठाई का डब्बा देकर चली जाती है। तब तक पीयूष और निधि भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। वो मिसेस खन्ना की बात सुन चुके थे। सुनंदा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। माँ रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ कि असल बात क्या है। क्या समझाएगा? कि तूने एक ऐसी मॉडल लड़की से शादी की है जिसे सिर्फ छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बैग टांग कर ऑफिस जाना ही अच्छा लगता है। घर की जिम्मेदारी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती। शायद यही वजह कि 3 साल से तुम लोगों ने हमें एक बच्चा तक नहीं दिया। निधि ये बात सुनकर रोने लगती है और पीयूष अब अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। माँ बस कीजिए, निधि कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सुनाती रहे। निधि हर कदम पर मेरा साथ देती है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अगर घर की EMI मैं भरता हूँ तो घर का राशन निधि लाती है। और रही बच्चों की बात, तो कमी मुझ में है और मेरा इलाज चल रहा है, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं हुआ। ये सब सुनने के बाद सुनंदा को एहसास होता है कि सच में उसकी सोच कितनी पुरानी थी। माफ कर दे बहू, दरअसल मेरी सास ने मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया और मैंने अपने घर में भी यही रिवाज बना दिया कि ससुराल में नौकरी करना मना है। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे जो करना है तू कर सकती है। तूने मेरे बेटे को संभाला हुआ है जबकि वो हर तरफ से टूटा हुआ था। तू ना होती तो ना जाने क्या होता। सुनंदा अपनी बहू से माफी मांगती है, उसे गले से लगाती है और वापस गांव आ जाती है। वो गांव में किसी को नहीं बताती कि उसकी बहू नौकरी करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपनी सोच तो बदल ली है, लेकिन अभी सब लोगों की सोच नहीं बदल पाएगी। लेकिन एक समय आएगा जब सबकी सोच खुद ब खुद समय के साथ बदल जाएगी। रीमा एक अमीर खानदान की बहू थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुला पैसा, सारे ऐशो आराम उसके ससुराल में उसे मिलते थे। शादी के 1 साल में उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ उसकी सास कलावती संभालती थी। पर आज जब सुबह सुबह कलावती ने उसे किसी जरूरी काम से अपने पास बुलाया तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। रीमा, वो मम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? उन्हें मेरे से इतनी सुबह सुबह क्या काम है? होगा कोई काम, पूछ लो एक बार जाकर। हाँ, जाती हूँ। रीमा अपनी सास के कमरे में जाती है। उसकी सास कलावती उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा देती है। बहू, ये चाबी का गुच्छा आज से तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुम्हें इस घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जिस तरह से मेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पर तुम्हें इस जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से निभाना है। अभी मैं ये चाबी का गुच्छा केवल 1 महीने के लिए तुम्हें दूंगी। अगर तुमने मुझे अगले 1 महीने में पैसों की बचत करके दिखा दी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ये चाबी का गुच्छा दे दूंगी। सास की बातें सुनकर रीमा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कब से मैं इस चाबी के गुच्छे को पाने की कोशिश कर रही थी। आज माँ जी ने खुद ही मुझे ये दे दिया। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। मैं खुला खर्च करूंगी। नहीं, अभी 1 महीने तक तो मुझे बचत करनी होगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से चाबी मेरे पास आ जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। मुझे तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। समझ आ गई बहू? ये लो, पकड़ो चाबियां और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुमने कितने पैसे बचाए हैं। मैंने तिजोरी में 1 महीने के खर्चे के पैसे रख दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से कुछ पैसे बचा कर दिखाना है। कलावती ने रीमा को चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब रीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो बचत कैसे करे। मालकिन, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 500 रुपए की आएंगी। क्या कहा? इतनी महंगी? रहने दो, मैं खुद ही सस्ती सब्जी खरीद लाऊंगी। तुम दूसरा काम करो। लगता है अब मुझे खुद ही सब्जी खरीदने बाजार जाना होगा। रीमा ने थैला उठाया और खुद ही सब्जियां खरीदने मंडी पहुंच गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतनी भीड़ भाड़ में अगर मैं थोड़ी बहुत सब्जी चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मैं अमीर खानदान की हूँ,
मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। इतनी ढेर सारी सब्जियों में से 2-4 किलो मैंने निकाल भी ली तो इन सब्जी वालों का भला क्या ही बिगड़ जाएगा। पर हाँ, मेरा भला जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जी के पैसे बचा लूंगी। रीमा सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वालों से मोल भाव करती रही और वो ऐसे दिखा रही थी मानो कितनी महंगी सब्जी खरीद रही हो। और चुपके से उसने थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने थैले में डालनी शुरू कर दी। अब अमीर घर की औरत पर भला कौन ही शक करता, किसी को इतना पता ही नहीं चला। रीमा ने बहुत सारी सब्जियां चुरा कर अपने थैले में रख ली। उस दिन रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे वाह बहू, तुम 100 रुपए में इतनी सारी सब्जी खरीद लाई। तो और क्या मम्मी जी, अब हम घर के नौकरों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं तो ये मोल भाव थोड़ी करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो अभी से बचत करनी शुरू कर दी। जीती रहो। आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लो, तुम सबके भरोसे में है, ना जाने कितना खर्च कर देती थी। ये तो रीमा बहू ने समझदारी दिखाई और आज देखो सब्जी कितनी सस्ती खरीद कर लाई है। रीमा बहुत खुश थी कि उसकी सास उसके बचत करने से खुश है, पर वो चोरी करने का अपराध कर रही है, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। अब तो रीमा की आदत सी बन गई थी रोजाना सब्जी चोरी करने की। वो जब भी मंडी जाती तो खरीदने से ज्यादा सब्जी चोरी कर लेती। रीमा अक्सर ही मंडी से सब्जी चोरी करके लाने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब रीमा सब्जी खरीदने मंडी जाने लगी तो वो अपना पर्स ले जाना भूल गई। रीमा ने जल्दी में अपना पर्स सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। काम वाली ने सफाई करते हुए जब पर्स देखा तो सास को पकड़ा दिया। माताजी, लगता है रीमा भाभी अपना पर्स सीढ़ियों पर ही भूल गई। हाँ, बहू तो मंडी गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बहू को पर्स भी दे दूंगी और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कलावती उस दिन खुद ही सब्जी मंडी पहुंच गई। सास को सामने देखकर रीमा घबरा गई। मम्मी जी, आप और यहाँ? अरे हाँ बहू, तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। सोचा तुम्हें पकड़ा देती हूँ, थोड़ा मेरा टहलना भी हो जाएगा। अरे तुमने सब्जियां कैसे खरीदी जबकि पैसे तो पर्स में है? रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। अब वो क्या जवाब देती कि ये सब्जियां चोरी की हैं? उसने अपनी सास को झूठ बोला। अरे मम्मी जी, वो मेरे पास ना थोड़े से पैसे इस थैले की जेब में रखे थे। सोचा अब घर क्या वापस जाऊंगी, जो है इन्हीं से कुछ खरीद लेती हूँ। बस सब्जी मैंने खरीद ली है। कभी कभी मैं बचे हुए पैसे ना इस थैले की जेब में रख देती हूँ। आज सचमुच काम आ गए। ये खूब अच्छा रहा बहू। वैसे करेले दिखाई दे तो खरीद लेना। बहुत दिनों से करेले नहीं खाए, अभी तो महंगे होंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, महंगे हैं तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। रीमा करेले ढूंढने के लिए मंडी में थोड़ा आगे चली गई। उसे पता था कि उसे करेले चुराने हैं ताकि पैसे बच जाएं। इतनी देर में कलावती को एक सब्जी वाला आवाज लगाता है। अरे माताजी, वो भाभी जी आपके साथ हैं क्या? उन्होंने मुझे आलू प्याज के पैसे नहीं दिए। बोल रही थी अभी दे देंगी। अच्छा, हो सकता है भूल गई होगी। कितने देने मैं दे देती हूँ। सब्जी वाले ने कलावती से आलू प्याज के पैसे ले लिए। जब कलावती थोड़ी आगे बढ़ी तो सब्जी वाले के साथ बैठा हुआ एक और सब्जी वाला दोनों आपस में बातें करने लगे। ये तूने सही किया। अब अमीर लोगों पर चोरी का इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। हालांकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो भाभी जी जो यहाँ सब्जी लेने आई है, हम सबकी सब्जी चोरी कर लेती हैं। और पैसे वालों के आगे हम गरीबों का जोर नहीं चलता भैया। वही तो, न जाने घर की क्या मजबूरी, क्या हालात है कि वो भाभी जी सब्जी चोरी करती हैं। मैंने तो आज पैसे निकलवा लिए, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तू भी पैसे मांग ले। बोल देता कि तेरे ठेले से भी उन्होंने सब्जी ली है। अरे छोड़ ना यार, अब आगे से ध्यान रखेंगे। हम उन भाभी जी को यहाँ से सब्जी देंगे ही नहीं। बोलेंगे कहीं और से ले लेंगी, या फिर पहले पैसे फिर सब्जी, और उन पर नजर रखेंगे। कलावती ने उस दिन 3-4 सब्जी वालों को ऐसे बातें करते सुना। कलावती को थोड़ा शक हुआ। जब रीमा करेले लेकर ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी तब कलावती ने करेले वाले से पूछा, माताजी, मेरे से तो उन्होंने कोई करेले नहीं खरीदे, किसी और से लिए होंगे। हे भगवान, इसका मतलब रीमा बहू सब्जी की चोरी करती है और तभी वो इतने पैसे बचा पा रही है। इस बेचारे गरीब सब्जी वाले के करेलों के पैसे भी उसने नहीं दिए। भैया, हो सकता है इतने सारे ग्राहक में तुम पहचान नहीं पाए हो। ये लो, मेरी बहू ने तुमसे करेले खरीदे हैं, पैसे रख लो। धन्यवाद माताजी। आप जैसा ईमानदार ग्राहक अगर हम सब्जी वालों के पास आता रहे तो हमारी भी बिक्री में कमी ना आए। हो सकता है उन्होंने लिए हों और मुझे याद ना रहा हो उनका चेहरा। धन्यवाद माताजी। कलावती का मन बहुत खराब हुआ और जब सब नौकरों की छुट्टी हो गई तब कलावती ने रीमा पर बहुत गुस्सा किया। अपनी सास की डांट सुनकर रीमा बहुत शर्मसार हुई। वहीं पास में रीमा के ससुर भी बैठे थे और पति मोहित भी। उन दोनों को भी रीमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया।
मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तो बस बचत करने के चक्कर में ऐसा कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी मोहित जी। मैंने इसी वजह से ये सब किया था कि मम्मी जी मुझे 1 महीने बाद बचत किए हुए पैसे देखकर हमेशा के लिए चाबी का गुच्छा दे दे। रीमा बहू, हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा और मोहित का ही तो है। ये घर भी तुम्हारा है और ये जायदाद पर भी तुम्हारा ही हक है। चोरी करना तो पाप है ना? क्या तुमने ये भूल नहीं की है? रीमा, तुम सोचो, किसी के खून पसीने की कमाई को हम मुफ्त में ही खा रहे थे। चोरी की सब्जी खाई है हमने। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रीमा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। अभी तो नौकर भी घर पर नहीं है। भगवान न करे उन्हें अगर इस बात की भनक पड़ जाती या सब्जी मंडी में अगर तुम्हारी बदनामी हो जाती, तब सोचो क्या होता। हमारी खानदान में कितनी इज्जत खराब होती। सुनो जी, सारे सब्जी वाले तो यही बोल रहे थे कि एक अमीर खानदान की बहू होकर ये उनके ठेले से कितनी सफाई से चोरी कर लेती है, पर इसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अमीर घर की बहू को कहकर कहीं मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि रीमा को कोई चोर समझेगा नहीं। सबकी बातें सुनकर रीमा को सचमुच अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मम्मी जी, मुझे ये चाबियों का गुच्छा नहीं चाहिए, इसे आप ही संभालो। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जिम्मेदारी तो तुम ही संभालोगी बहू, पर पूरी ईमानदारी के साथ। ये चाबियों का गुच्छा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो एक जिम्मेदार बहू बन जाती है। Thanks for watching.